Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम चैप्टर 11 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत का। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। इमेजिन कीजिए कि आपने 20 साल पहले एक घर बनाया हो, है ना। आप अब फैमिली आपकी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है और ज़रूरतें भी बदल चुकी है। तो क्या आप उस घर में कभी रेनोवेशन नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे ना, लेकिन एक कंडीशन होगी कि रेनोवेशन करते वक्त घर की फाउंडेशन को नहीं तोड़ोगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समय के साथ सोसाइटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस में चेंजेस आते रहते हैं और इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन को भी ज़रूरत के हिसाब से अमेंड किया जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। आज हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आर्टिकल 368 क्या कहता है, अमेंडमेंट की प्रोसीजर क्या है और प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ज़रूरत क्या है, नीड फॉर अमेंडमेंट। तो सबसे पहला है इसमें अडेप्टेबिलिटी। सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं और साथ ही साथ नई कुछ सोशल इशूज़ भी डेवलप होते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी ना इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल लो, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी जैसे इशू को कॉन्स्टिट्यूशन इशूज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था और इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को टाइम के साथ ना रेलेवेंट बनाना ज़रूरी होता है। दूसरा है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। ये क्या है? तो कभी कभी ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में डिफ़िकल्टीज़ या कह सकते हो एनॉमलीज़ से सामने आती है। अमेंडमेंट के थ्रू उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड है अकोमोडेट पीपल्स एस्पिरेशंस। डेमोक्रेसी में लोगों की एक्सपेक्टेशन बदलती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन को भी वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी के गोल्स के अकॉर्डिंग इवॉल्व होना पड़ता है ना। फिर आता है स्ट्रेंथन गवर्नेंस। कभी जो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो और है जुडिशल इंटरप्रिटेशन को भी रेक्टिफाई करने के लिए ये ज़रूरत पड़ता है। ये सब रिस्पॉन्डिंग टू जुडिशल इंटरप्रिटेशन, जैसे कई बार ना सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर पार्लियामेंट को लगे कि पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ज़रूरी है तो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करके वो अमेंडमेंट लाते हैं, है ना। लेकिन याद रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जो है हम समझ लेते हैं आर्टिकल 368 को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर और प्रोसीजर दोनों प्रोवाइड करता है। पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। प्रोसीजर भी इसी आर्टिकल में दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ आर्टिकल 368 में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आप अमेंड कर सकते हो। पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी के लिए कि केशवानंद भारती केस ना 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस में कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या फिर ऑल्टर नहीं कर सकती। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आर्टिकल 368 खुद भी अमेंड किया जा सकता है प्रोवाइडेड कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो। अब ना कुछ अमेंडमेंट के हम फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना कम्प्लीटली रिजिड है और ना तो कम्प्लीटली रिजिड है और ना ही कम्प्लीटली कह सकते हो फ्लेक्सिबल। तो इसीलिए ना इसे कहा जाता है ये फीचर्स की बात करें तो इसे कहा जाता है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो कुछ अमेंडमेंट सिंपल प्रोसीजर से हो जाते हैं, जबकि कुछ के लिए ना स्पेशल मेजॉरिटी और कुछ केसेस में स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस ना डेमोक्रेटिक भी है क्योंकि अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं और फेडरल भी है क्योंकि कुछ अमेंडमेंट में स्टेट की भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है। एक और पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के नंबर्स पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट नहीं है, लेकिन हर अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का रेस्पेक्ट करना होता है।
तो ये इनके कुछ फीचर्स थे कि ये फ्लेक्सिबल होता है, साथ साथ थोड़ा रिजिड भी होता है, बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होता है और कभी कभी स्टेट का रैटिफिकेशन भी ज़रूरत पड़ता है, तो उससे फेडरल पार्टिसिपेशन होता है। लिमिटेशन नहीं है ना, कितने भी अमेंडमेंट्स ला सकते हो आप, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को आप नहीं बदल सकते। अब बात करते हैं कुछ प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है अमेंडमेंट के लिए। तो पूरी प्रोसेस ना स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टेप 2 है मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। बिल को दोनों हाउस में सेपरेटली पास होना होता है रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, है ना, एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। स्टेप 3 है रैटिफिकेशन बाय द स्टेट। जहाँ पे भी रिक्वायर होती है, हर अमेंडमेंट के लिए स्टेट की अप्रूवल नहीं होती, लेकिन अगर अमेंडमेंट फेडरल प्रोविजन को अफेक्ट करता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर, सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस या फिर 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट या आर्टिकल 368 इटसेल्फ, तो कम से कम 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन सिंपल मेजॉरिटी से रिक्वायर होती है। फोर्थ है प्रेजेंटेशन टू द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट से पास होने के बाद और जहां रिक्वायर हो वहां स्टेट से रेटिफिकेशन के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। स्टेप 5 होता है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को एसेंट देना मैंडेटरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट वीटो यूज़ नहीं कर सकते, बिल रिकन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है जब तक अमेंडमेंट एक्ट में कोई दूसरी, जो कह सकते हो, कमेंसमेंट डेट स्पेसिफाई ना की गई हो। ठीक है, अब इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है। प्रेसिडेंट का रोल लिमिटेड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, एसेंट मैंडेटरी है, कोई वीटो पावर नहीं है, ना ही पावर है कि बिल आप रिटर्न कर सकते हो। ये एक ऑर्डिनरी बिल से एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है। ऑर्डिनरी बिल में वो रिटर्न कर सकते हैं, उनके पास डिफरेंट पावर, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ना हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो है किन किन तरह के हैं अमेंडमेंट्स, उसको 1 by 1 देखते हैं। तो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। कुछ प्रोविज़न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, और कुछ तो डायरेक्टली इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए हैं। एक सिंपल ये रूल जो है याद रखिए कि जितना इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न होगा उतनी डिफ़िकल्ट अमेंडमेंट प्रोसीजर होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ना, यहाँ सिर्फ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का सिंपल मेजॉरिटी सफिशिएंट होता है। यानी अगर 100 MP वोटिंग कर रहे हैं तो उसमें से 51 वोट इनफ होंगे, है ना, 51 वोट इनफ होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अमेंडमेंट ना आर्टिकल 368 के स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर के अंदर टेक्निकली नहीं आते। दो books often study them alongside constitutional amendment because they change certain constitutional provision। इसमें ना स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, स्टेट की रैटिफिकेशन भी नहीं चाहिए। ये जनरली ना एडमिनिस्ट्रेटिव या यूनियन रिलेटेड मैटर्स होते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करते। जैसे एग्जांपल लो आर्टिकल 2, वो क्या बात करते हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 क्या बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 169 क्या बात करता है, जैसे क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक एग्जांपल से सोचिए, किसी स्टेट का ना नाम चेंज करना हो, जैसे पहले उड़ीसा का नाम जो है उड़ीसा किया गया, या किसी नए स्टेट का फॉर्मेशन हो। ये मैटर्स ना कॉन्स्टिट्यूशन ने कंपैरेटिवली ईजी प्रोसीजर से अमेंड करने की परमिशन दी है। दूसरा टाइप है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। इस कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट प्रोविज़न अमेंड होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों हाउसेस में ना सेपरेटली पास होनी चाहिए, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में सेपरेटली पास होंगे।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी ना स्टेट रैटिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब स्टेट की मंजूरी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल, मोस्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिटीजनशिप, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट डू नॉट रिक्वायर स्टेट रैटिफिकेशन, है ना। एग्जाम्पल जैसे अगर पार्लियामेंट किसी फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे तो जनरली स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होंगी, रैटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की रैटिफिकेशन। तो यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट की अप्रूवल इनफ नहीं होती, पार्लियामेंट के बाद कम से कम 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को भी अमेंडमेंट अप्रूव करना पड़ता है, और स्टेट लेजिस्लेचर इस रैटिफिकेशन को सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। ये सब रिक्वायर्ड होता है। ये कब रिक्वायर होता है? तो जब अमेंडमेंट इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हो, जैसे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 एंड 55, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कि कैसे सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो आर्टिकल 245 से 255 जिसका बात करते हैं 7 शेड्यूल में, उस पर जब कुछ अमेंडमेंट लाएंगे तो उसमें स्टेट की रैटिफिकेशन चाहिए होती है। जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे पार्लियामेंट में, कि किस स्टेट को कितना नंबर ऑफ़ सीट मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, तब उसमें स्टेट रैटिफिकेशन ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर से रिलेटेड कोई बात होगी अमेंडमेंट की, तो उसमें स्टेट रैटिफिकेशन चाहिए, या फिर आर्टिकल 368 इटसेल्फ की बात होगी तो भी स्टेट रैटिफिकेशन चाहिए। अब एक एग्जांपल सोचिए, सेंटर डिसाइड करे कि स्टेट के लेजिस्लेटिव पावर कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए। क्या सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और इसीलिए स्टेट मिक्स है वैसे तो हमारा, है ना। इसीलिए स्टेट की ना कंसेंट कंपलसरी है, और इसी से फेडरल बैलेंस मेंटेन हो रहता है ना। तो यही है इनका, बस कंपैरिजन है जो हमने ऊपर पढ़ा, बस वही है ना। कि SIM मतलब कि जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी बोल ले तो सिंपल मेजॉरिटी कोई स्टेट नहीं, SP स्पेशल मेजॉरिटी मतलब स्पेशल मेजॉरिटी कोई स्टेट की रैटिफिकेशन नहीं चाहिए, और इसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आपको स्टेट की जो है रैटिफिकेशन ज़रूरत होती है। अब ना थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टेट रैटिफिकेशन, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले ना समझते हैं कि स्टेट रैटिफिकेशन क्या है। आर्टिकल 368 क्लॉज 2, है ना, के अंदर ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न तभी अमेंड हो सकते हैं जो पार्लियामेंट अमेंडमेंट पास करे, और उसके बाद कम से कम ना 50% स्टेट लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द उस अमेंडमेंट को सिंपल मेजॉरिटी से रैटिफाई करे। ध्यान रखिए कि यहाँ ना गवर्नर की एसेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल इनफ होता है, और बिना रैटिफिकेशन के अमेंडमेंट इफ़ेक्टिव नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54। प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है, उसके इलेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट नहीं करती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इलेक्टोरल कॉलेज के हिस्सा होते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है ना, वोट करता है। सो इसीलिए अगर इलेक्शन का मेथड चेंज करना है तो स्टेट की अप्रूवल कंपलसरी होगी। दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 73 to 75 जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, एंड 153 to 167 जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। और ये प्रोविज़न ना प्रेसिडेंट और गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर डिफाइन करते हैं। अगर सेंटर और स्टेट का एग्जीक्यूटिव रिलेशन में चेंज करना हो तो ऑब्वियसली स्टेट की कंसेंट भी ज़रूरी होगी। फेडरल बैलेंस इसी में मेंटेन होता है। फिर बात आता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की। 124 to 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, एंड 214 to 231 हाई कोर्ट की बात करता है। इनके जुरिस्डिक्शन पावर या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अमेंडमेंट करना हो तो स्टेट रैटिफिकेशन कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ना हाई कोर्ट डायरेक्टली स्टेट की जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आर्टिकल 245 to 255 डिफ़ाइन करते हैं कि किस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का पावर सेंटर के पास है और किस पर स्टेट के पास, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में बताते हैं 7 शेड्यूल, जिसमें ना 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अगर इन लिस्ट में चेंजेस किए जाएंगे तो स्टेट की अप्रूवल मैंडेटरी होगी।
अब एक एग्जांपल मान लीजिए कि पार्लियामेंट डिसाइड करे कि पुलिस भी सेंटर के कंट्रोल में आ जाए, ये स्टेट पावर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ना, इसीलिए स्टेट की कंसर्न यहाँ पे जो है कंसेंट जो है कंपलसरी होता है। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट। सो आर्टिकल 80 to 81 इसके बारे में बात करता है। ये राज्यसभा और लोकसभा में ना स्टेट की रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। अगर किसी स्टेट की पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन चेंज करना चाहे, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट चेंज करना चाहे तो उस स्टेट को बिना पूछे डिसीजन नहीं लिया जा सकता और इसीलिए स्टेट रैटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। फिर आता है आर्टिकल 368 इटसेल्फ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस आर्टिकल ने अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया है, आर्टिकल 368, उसको अमेंड करना भी ईजी नहीं है। उसके लिए भी ना स्टेट रैटिफिकेशन कंपलसरी है, क्योंकि अमेंडमेंट जो प्रोसेस है ना खुद कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल मैकेनिज्म है। एक जीएसटी काउंसिल के भी साथ में बात कर लेते हैं। सो ये ना कंपैरेटिवली एक नया एडिशन है, आर्टिकल 279A इंसर्टेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ना सेंटर और स्टेट दोनों का जॉइंट इंस्टीट्यूशन है। अगर इसके स्ट्रक्चर या पावर में अमेंडमेंट करना हो तो स्टेट की अप्रूवल भी कंपलसरी होगी, है ना। सो यही है कि किस किस जगह पे ज़रूरी है। तो ये प्रेसिडेंट के लिए ये निमोनिक्स हैं, जैसे P फॉर प्रेसिडेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर के लिए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 7 शेड्यूल में करना हो तो भी रैटिफिकेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात आए तो रैटिफिकेशन चाहिए, आर्टिकल 368 की बात हो तो चाहिए, एंड जीएसटी काउंसिल की बात हो तो चाहिए। सो अब ना हम बात कर लेते कुछ क्रिटिसिज्म की। दिस वन, ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके। सो क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कि जो प्रोसेस है टू कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट का काम नहीं होता, कुछ अमेंडमेंट में स्टेट भी इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए ना प्रोसेस कंपैरेटिवली लेंदी लग सकती है। दूसरा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। जब स्टेट रैटिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो अमेंडमेंट कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग सकता है, कभी कभी अर्जेंट रिफॉर्म भी डिले हो जाते हैं। थर्ड है कि इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आर डिफ़िकल्ट टू अमेंड। फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोविजंस को अमेंड करना इंटेंशनली डिफ़िकल्ट बनाया गया है। ये क्रिटिसिज्म भी है और लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ भी कह सकते हो आप। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्टेलमेट, मतलब अगर सेंटर और स्टेट पॉलिटिकली अग्री ना करे तो अमेंडमेंट पास करना ना डिफ़िकल्ट हो सकता है, और स्पेशली जब स्टेट रैटिफिकेशन रिक्वायर हो तब। ठीक है, एंड देन आता कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, मतलब कि 3 अलग अमेंडमेंट प्रोसीजर होने की वजह से ना स्टूडेंट को भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिफ्रेंशिएशन जानबूझ कर रखा है। अब ना इसके कुछ अलग उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सो यूके, इंडिया वर्सेस यूएसए वर्सेस यूके, सॉरी, यूके की बात करें तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली फ्लेक्सिबल माना जाता है। पार्लियामेंट ऑर्डिनरीली जो है लेजिस्लेशन के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकती है। यूएस की बात करें तो यूएसए का ना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है। अमेंडमेंट के लिए ना कांग्रेस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 3/4 स्टेट की रैटिफिकेशन चाहिए, तो दोनों रिक्वायर्ड होते हैं और इसी वजह से ना वहाँ अमेंडमेंट बहुत कम हुए हैं। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया ने दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन अडॉप्ट किया है। कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं सिंपल मेजॉरिटी से होती है, तो कुछ स्पेशल मेजॉरिटी से, और कुछ होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की रैटिफिकेशन, और इसी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब आता है कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। इसके बारे में बात करें तो फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि सोसाइटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इकोनॉमी बदलती है, नए चैलेंजेस आते रहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं करेंगे तो गवर्नेंस डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और इसीलिए कोई प्रोविज़न जो है इजीली अमेंड किए जा सकते हैं। एग्जांपल जैसे नए स्टेट बनाना हो, बाउंड्रीज चेंज करना हो, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश करना हो। रिजिड क्यों है, रिजिड क्यों, दिस वन, वेट, दिस वन, ओके। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ना परमानेंट होनी चाहिए, जैसे कि फेडरलिज्म, जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी। इन्हें ना पॉलिटिकल मेजॉरिटी के बेसिस पर बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इन प्रोविज़न को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन
मतलब दिया है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। सो हम कुछ व्यू देख लेते हैं एमिनेंट स्कॉलर्स का इस पर। केसी वेयर जो है ये उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच में हैप्पी बैलेंस मेंटेन करता है। नो यूएसए, मतलब ना तो यूएसए जितना रिजिड है और ना ही यूके जितना फ्लेक्सिबल। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ना इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि चेंज ही ना हो सके, और इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जब चाहे तब उसमें बदल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल है, ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का ना प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज़ है। ग्रैनविल ऑस्टिन की बात कर लेते हैं। सो उन्होंने अमेंडमेंट प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेबिलिटी प्रिजर्व करने वाला मैकेनिज़्म बताया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म भी अलाउ करता है और स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। अब ना हम थोड़ा अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19(2) के अंदर जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन को स्ट्रेंथन किया। आर्टिकल 31 और 31B ऐड किए। 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया जिसमें रखे गए कुछ लॉ को जुडिशली चैलेंजेस से प्रोटेक्शन दी गई। बाद में IR कोल्हो केस 2007 ने क्लैरिफाई किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं हैं। पहले क्या होता था, मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाती हूँ कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट लूप होल ढूंढ लिया कि अगर 9th शेड्यूल के अंदर कुछ भी लॉज डाल दिए तो उस पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब बच सकते हैं कोई भी लॉ से। फिर बाद में जुडिशरी को ये समझ आया तो जुडिशरी ने ये लाया कि नहीं, 9th शेड्यूल भी जो है उसमें एकदम से प्रोटेक्शन नहीं है, उसका भी रिव्यू होगा, उसके ऊपर भी जांच होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये अमेंडमेंट मेनली ना लैंड रिफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 की बात करें तो ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट। इसके थ्रू ना स्टेट को लार्जली लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया गया। यही अमेंडमेंट मॉडर्न इंडिया का पॉलिटिकल मैप बनाने में ना माइलस्टोन माना जाता है। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 की बात करें तो ये अमेंडमेंट ना गोलकनाथ केस 1967 के बाद आया। इसने क्लियर किया कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। साथ ही प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर जो है एसेंट देना मैंडेटरी कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसे तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसने ना बहुत बड़े चेंजेस किए, जैसे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया, ठीक है। पार्ट 4A में इंसर्ट करके ना उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए। DPSP को स्ट्रेंथन करने और जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करने की कोशिश की। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का कह सकते हो सबसे एक्सटेंसिव अमेंडमेंट माना जाता है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं तो इमरजेंसी के बाद ये अमेंडमेंट लाया गया था। इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें यही थे कि आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान भी नॉन सस्पेंडेबल बनाया। पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पर ना कुछ लिमिट रेस्टोर की गई, कुछ इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन को मॉडिफाई किया गया और इस अमेंडमेंट को डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन से जोड़ा जाता है, ठीक है। कुछ और अमेंडमेंट्स की बात कर लेते तो जैसे कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 वोटिंग एज अमेंडमेंट है। इसमें क्या हुआ था कि वोटिंग एज ना 21 से 18 कर दी गई थी। 52nd जो है ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ था, जो 10th शेड्यूल ऐड हुआ ना, पार्टी जैसे कि कोई भी किसी को भी अगर ऐसा कोई बिहेवियर होगा तो उसको निकाला जा सकता है ना, वैसा। सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये तो फेवरेट है, ये तो पंचायती राज लाया गया था, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमारा पंचायती। एंड 74 जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में है पूरा, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ना आर्टिकल 21A को ऐड किया। 6 से 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ना राइट टू एजुकेशन कंपलसरी करने की बात की गई। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है GST इंट्रोड्यूस किया और आर्टिकल 279A के थ्रू ना GST काउंसिल इस्टेब्लिश हुई। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये EWS की रिजर्वेशन अमेंडमेंट की बात करता है। 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। आर्टिकल 15(6) या 16(6) ऐड हुए थे इसमें।
बोथ, है ना। 106th अमेंडमेंट की बात करें तो ये वुमेन रिजर्वेशन की बात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन प्रोवाइड किया गया था, और इसके लिए ना आर्टिकल 330A, 332A, 334A ये ऐड किए गए। सो इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि इस रिजर्वेशन का ना इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट सेंसस और सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद होगा, ऐसा, ठीक है। फैक्ट की बात कर लेते थोड़ा। ये तो बस इसका ईयर है और कुछ नहीं है, ईयर वाइज इसको अरेंज किया है, वही सेम चीज़ है। इसके कुछ ऐसे बात कर लेते हैं। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। वोटिंग एज 18 साल कब किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना। राइट टू एजुकेशन कब आया, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी काउंसिल कब आया, तो 101st अमेंडमेंट। EWS का रिजर्वेशन कब लाया गया, तो 103rd अमेंडमेंट में, है ना, 2019 में। वुमेन रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में कब लाया गया, तो 106th अमेंडमेंट। और एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, तो 52nd अमेंडमेंट। सो अगर हम एक रिवीजन करें, ठीक है, सो फर्स्ट अमेंडमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है, 31 आर्टिकल A, 31B, 9 शेड्यूल, ये सब। 7th अमेंडमेंट जो है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। 24th जो है पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ की बात करते हैं। 42nd अमेंडमेंट जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किया, ठीक है। 44th रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक सेकेंड, यस, हाँ, 44th जो है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। 52nd एंटी डिफेक्शन की बात करता है। 61st अमेंडमेंट जो है वो वोटिंग एज को कम किया था 21 ईयर से 18। 73rd एंड 74th जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। 86th अमेंडमेंट जो है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 101st अमेंडमेंट जो है जीएसटी काउंसिल की बात करता है। एंड 103rd अमेंडमेंट जो है दिस वन, ये बात करता है EWS की रिजर्वेशन का। एंड 106 जो है कि वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर की बात करता है। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सो इस बैलेंस की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है और एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन, keep learning. Thank you so much.